हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 8 परिवहन तथा संचार। 3 वीडियो हम इसके बना चुके हैं, आज लास्ट वीडियो है और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया वायु परिवहन। स्थल परिवहन में हम पढ़ चुके हैं, रेल मार्ग पढ़ चुके हैं और जल परिवहन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायु परिवहन। ये उन दोनों के समान बड़ा ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह परिवहन का सबसे तेज़ साधन है, ये तो आप जानते ही हो। एरोप्लेन से हम बहुत समय बचाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये महंगा भी है। अब क्या नाम है, जल्दी पहुंच सकते हैं, समय तो बचता है, लेकिन इसके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। तीव्र कमी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा में यात्री इसे वरीयता देते हैं, क्योंकि तेजी से समय में कमी करता है ये। इसके द्वारा मूल्यवान वस्तु, नाशवान वस्तु कौन सी जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वे वस्तुएं को तेजी के साथ पूरे विश्व में कहीं भी भेजा जा सकता है। अब नाशवान वस्तुएं कौन सी होती हैं? ज़्यादातर दूध से बनी हुई वस्तुएं, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का कार्य होता है, वहाँ से दूध से बनी जो सामग्री है वो हमें पूरे विश्व में अगर पहुँचानी है तो वो एरोप्लेन के द्वारा ही पहुँचाई जाती है, वरना वो खराब हो जाएगी। वायु परिवहन ने दुर्गम रेगिस्तानों में, जहाँ पर उससे सड़कों वगैरह से जाना आसान नहीं है, और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर वगैरह से, और बर्फ़ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी है। पहले यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता था, जहाँ परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना, भाई नीचे जमी हुई भूमि है तो हमें जम भूमि पर तो जाना ही नहीं, हमें तो ऊपर हवा में उड़ना है। बिना उत्तरी कनाडा के एस्कीमो के लिए अनेक प्रकार वस्तुएं लाते हैं। ठीक है, यानी जमी हुई भूमि का वायु परिवहन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जमी हुई भूमि है, नीचे मरुस्थल है, नीचे पहाड़ है, नीचे पानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो हवा में चलना है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व होता है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। तो सामरिक महत्व यानी कि व्यापारिक दृष्टि से भी और रक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्व इसका होता है, जिसकी ऐसा कहा भी जाता है जिसकी जो एयरफोर्स जितनी ज़्यादा मजबूत है उसको उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है। उच्च निर्माण, इसके मैन्युफैक्चरिंग में पैसा बहुत लगता है, और रख रखाव में भी पैसा, नहीं इसकी सर्विसिंग वगैरह में लागत के कारण उच्च औद्योगिक देशों में हवाई परिवहन अधिक विकसित हुए। उच्च औद्योगिक देश यानी जहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित है, तो वहाँ हवाई परिवहन ज़्यादा विकसित हुए हैं। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी स्थान, यानी विश्व में कहीं भी हमें जाना हो, 35 घंटे से ज़्यादा की दूरी पर नहीं, यानी 35 घंटे में पूरे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइन विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पूरे विश्व की एयरलाइन इन्होंने गिन ली, लगभग 250 से ज़्यादा हैं। सुपरसोनिक विमान बहुत कम समय में दूरी को कवर करते हैं, जैसे लंदन न्यूयॉर्क के बीच 3.5 घंटों में सुपरसोनिक विमान के द्वारा दूरी तय कर ली जाती है। यानी ये बहुत तेज़ विमान है, बहुत तेज़ी से चलते हैं ये, और 3.5 घंटों में ही लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में आया जाया जा सकता है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, या इंटर कॉन्टिनेंटल इसको बोलते हैं, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्ग का सघन जाल पाया जाता है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु मार्ग हैं, यानी ये इधर जो देश पड़ते हैं वो एरोप्लेन्स का ज़्यादा यूज करते हैं। यूएसए में दुनिया के 60% वायु मार्गों का योगदान है। अकेले यूएसए में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो, ये खाली अमेरिका के जो शहर हैं और इंग्लैंड वगैरह के जो शहर और यूरोप के जो शहर हैं उनकी बात हो रही है। महत्वपूर्ण नोडीय बिंदु हैं जहां हवाई मार्ग सभी महाद्वीपों के लिए अभिसरण करते हैं या विकिरण करते हैं, यानी यहाँ से सभी महाद्वीपों के लिए फ़्लाइट मिलती है या सभी महाद्वीपों से यहाँ पर फ्लाइट आती हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। अफ्रीका में रूस का जो एशियाई भाग है, जो यूराल पर्वत से राइट साइड में है, जो एशिया में पड़ता है,
और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है और अफ्रीका जो महाद्वीप है, इनमें वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, यानी वहाँ पर जनसंख्या कम है। स्थलखंड में यानी भूमि भी वहाँ कम है, और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा वायु सेवाएं हैं, ज़्यादा वायु मार्ग हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये कम पाए जाते हैं। तो ये था हमारा वायु परिवहन। अब नेक्स्ट है हमारा पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन का उपयोग जल यानी लिक्विड चीज़ें, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ, निर्बाध प्रवाह के लिए किया जाता है। अब जैसे यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा है, क्योंकि रसिया ने एक क्रीमिया छोटा सा जगह है जहाँ से प्राकृतिक गैस के सोर्सेज पाए जाते हैं, और वहाँ से पूरे यूरोप को पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजी जाती है। तो रशिया ने उस पर कब्जा कर रखा है। यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद का मेन कारण बना हुआ है। तो वो पाइपलाइन के थ्रू ही वहाँ पर प्राकृतिक गैस पहुँचाई जा रही है यूरोप के अनेक भागों में। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस, अब तो रसोई गैस आने लगी है पाइपलाइन से, अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा ही की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत लोहे यानी कोयले को तरलीकृत जो रूप होता है कि परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में पाइप के माध्यम से दूध की आपूर्ति भी की जाती है। यूएसए में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का घना नेटवर्क। उत्पादक यानी जहाँ तेल का उत्पादन किया जा रहा है, उपभोग जहाँ पर उनका उपयोग किया जा रहा है। बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी के तेल कुओं से पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में तेल कुओं को पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरियों से जोड़ा जाता है, जहाँ पर इसको पेट्रोल को जो हम कच्चा पेट्रोल निकालते हैं वो एकदम से यूज करने लायक नहीं होता, इनको रिफाइनरियों में यूज करने लायक बनाया जाता है, उनको रिफाइनरी बोलते हैं। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन ओहो, ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। एक प्रस्तावित पाइपलाइन भी है। प्रस्तावित ईरान से भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी, लेकिन प्रस्तावित अभी ये काम इसने नहीं करा। पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइनों को कठिन ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, ये इसके फायदे हैं। इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्च कम होता है। यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। पर्यावरण यानी पोल्यूशन वगैरह इससे कुछ नहीं होता। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवहन के साधन, इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति निरंतरता बनी रहती है, कभी भी इसकी कमी नहीं आती। अब इसके दोष भी हैं कुछ, पाइपलाइन के दोष। देखो पाइपलाइनों में काई लोच नहीं होती, यानी कि एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, ये इसका मतलब है। पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है, कहाँ से रिसाव हो रहा है अभी उसको पता लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना भी कठिन होता है। कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा व्यवस्था करना भी कठिन होता है, क्योंकि हर जगह हम इसकी सेफ्टी के लिए गार्ड को नियुक्त नहीं कर सकते। कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो पाइपलाइन वगैरह को फोड़ भी देते हैं। अगर कहीं से किसी को पता चल जाए यहाँ से पेट्रोलियम लाइन जा रही है तो लोग चुराने में भी पीछे नहीं हटते। संचार, कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह की बात होगी। अब देखो टेलीग्राफ और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरी की संचार महत्वपूर्ण है। पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना था ये, जब यानी जो अमेरिका के उपनिवेश थे वहाँ ये मेन साधन बना था। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी AT&T ने एकाधिकार का आनंद लिया, यानी उस टाइम पे ये अकेली कंपनी थी जो टेलीग्राफ और टेलीफोन की सुविधा प्रदान करती थी। विकासशील देशों में जैसे हमारा देश ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया। जब से सैटेलाइट वगैरह गए हैं तब से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल वगैरह पहुंच गए हैं। पहले जब
तार वाली लाइन थी तब गाँवों में बहुत कम पाए जाते थे। बनाया गया, सेल फोन के उपयोग को महत्व मिला है। नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल, अब तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे जियो का ये जियो फाइबर जैसे चल रहा है, एयरटेल का भी चल रहा है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से पहुंचाया जा रहा है और इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। वे बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा देते हैं, अनुमति देते हैं, जो वास्तव में त्रुटि से मुक्त होते हैं और इसमें गलती होने के भी चांस नहीं होते। 1990 के दशक में दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट की बात हो रही है। इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं सब लोग। और इंटरनेट कहाँ से इंटरनेट की को इतने देशों में पहुंचाने के लिए उपग्रह की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान यानी अंतरिक्ष के विज्ञान में क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया। सबसे पहले यूएसए और रूस, इन्होंने सबसे पहले बाजी मारी अंतरिक्ष विज्ञान में। तब से उपग्रह के माध्यम से, सबसे पहले उपग्रह भी इन्होंने छोड़े थे, होने वाले संचार तकनीक यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए युग का आरंभ तब से हुआ है। कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने, कम्युनिकेशन को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात है या तैनात किए जाते हैं। यह उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। आपको पता ही है, पहले पुराने टाइम में मोबाइल से कॉल वगैरह करने में कितना महंगा हुआ करता था। 18-18, 20-20 रुपये भी थे, कॉल करने के भी, इनकमिंग के भी, सबके अलग अलग पैसे थे। लेकिन अब ये बहुत सस्ता हो चुका है पहले से। 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली जो लागत है, उपग्रह के आने के बाद से वही लागत 5000 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है। यानी अब पहले जो खर्चा 500 किलोमीटर की दूरी में आता था, अब 5000 किलोमीटर की दूरी में ही उतना खर्चा आता है। ये किसने करा? ये सैटेलाइट ने करा। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया और 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट को, भास्कर 1 उसको 1979 में और रोहिणी 1980 में लॉन्च किया भारत ने भी। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर, इनसैट 1B उपग्रहों का लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन, रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बनाने में किया गया या दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान की भविष्यवाणी वरदान बन गई है। देखो, आपको आज पहले ही पता चल जाता है टीवी में, समाचारों में देख के कि कहाँ का मौसम कैसा रहेगा। मेन जगह का तो बता ही देते हैं और बाकी तो अब तो गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। साइबर स्पेस और इंटरनेट, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच द्वारा तत्काल कनेक्टिविटी इसमें है। यानी किसी भी स्थान तक तत्काल इसमें कनेक्टिविटी है। सरल शब्दों में, या बेचने वाले और प्राप्त करने वाले किसी शारीरिक संचालन के बिना इसमें आपकी बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होता, बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रश्न और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है ये। ठीक है, इसे साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा भी शामिल किया गया है। इंटरनेट अथवा साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल से चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इतनी हाई टेक्नोलॉजी अब हमारी हो गई है। तो आगे, इंटरनेट उपभोक्ता 1995 में 5 करोड़ थे, 2000 में 40 करोड़ हो गए। यानी कि 5 साल में देखो जरा कितने हो गए, 5 साल में 8 गुना। और 2010 में 200 करोड़ हो गए। अब तो लगभग 400 करोड़ से भी ऊपर हो गए होंगे। पिछले कुछ समय में उपभोक्ता यूएसए जैसे विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित हुए। यानी यूएसए जैसे देशों में अब वहाँ तो लगभग सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं।
अब विकासशील देश जैसे हमारा देश है, यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, यहाँ धीरे धीरे अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में ही अभी भी हैं। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लीकिंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थान पर भी इनका विस्तार हुआ है। फैक्स, टेलीविज़न, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है या पहुंचेगा। ठीक है, यानी समय इसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं, चुटकियों में ही हर जगह पहुंच जाता है। स्थान कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हर जगह ये चल सकता है। यह आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया, यानी परिवहन पर ये अब क्या रहा, निर्भर नहीं रह गया है। क्या? संचार। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यवसाय की कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, सरकार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना, सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बड़ा चैप्टर था, 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, लेकिन आसान चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को इसके बारे में बताइए ताकि वे भी हमारे चैनल से और हमारी वीडियो से लाभ ले सकें। धन्यवाद।